पिछले एपिसोड में देखा तियाशिन एकेडमी के सभी डिसिपल को थर्ड एल्डर ताइचू एशियन माइन के पास लेकर आ गए थे। सभी अंदर जाने के लिए उत्सुक थे क्योंकि गहराई में प्राचीन महाशक्तियों के द्वारा छोड़े गए विरासत और अवशेष भी अनगिनत होंगे, पर वहां जाने पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा था। इसीलिए वो 5-5 करके डिसिपल को अंदर भेजने वाले थे। काओ यूशेंग अपने साथियों के साथ शियाओ को बचाने जाना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले आगे आए, पर यूलिंग ऐसा नहीं होने देना चाहती थी और उसने उन्हें कमजोर बताकर खुद फिनिक्स फर्नेस के प्रोटेक्शन के साथ माइन की गहराई में चली गई थी, जहां उसका शियाओ से सामना हुआ। शियाओ ने उन्हें आसानी से हराकर बंदी बना लिया था और उनके सारे खजाने भी लूट लिए। जब दूसरे 5 और डिसेबल वहां आए तो शियाओ ने उन्हें भी धूल चटा दी थी और फिर उनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें वापस से फिनिक्स फर्नेस से ऊपर भेज दिया था, पर वो सभी बेहोशी की हालत में थे, जिससे सभी परेशान हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सभी को किसने चोट पहुंचाई होगी। तभी वहां का मौसम बिगड़ने लगता है। चारों तरफ फियर से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी। थर्ड एल्डर परेशान हुए कहते हैं कि ये संकेत अच्छे नहीं है। एशियन माइन में म्यूटेशन हो रहे हैं। मुझे डर है कि एक बड़ी घटना यहाँ घटित होने वाली है। हमें अब जल्दी से एकेडमी में वापस लौटना होगा। वहीं अब हमें माइन के डीप एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब शियाओ वापस से उस इमोर्टिलिटी पुल के वाटर को कंडेंस करने लग गया था, जिससे अब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी और उसकी बॉडी काफी ज्यादा मात्रा में रिफाइन होने की वजह से इमोर्टिलिटी मेडिसिन निर्वाणा लेवल को उसने प्राप्त कर लिया था। तभी शियाओ को भी वहाँ एक रास्ते का एहसास होता है और उसे याद आता है कि जब उसने सुप्रीम डोजो में प्रवेश किया था तब दाओ भाई ने उसे बताया कि 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल टेक्निक मेरे मास्टर के सुप्रीम पैलेस की मूल विरासत है, पर अब अफसोस की बात है कि मेरे पास सिर्फ उस विरासत का एक छोटा सा हिस्सा ही रह गया था। शियाओ सोचता है कि क्या वो बची हुई सुप्रीम पैलेस की अल्टीमेट 6 पाथ रीइंकार्नेशन टेक्निक यहाँ मौजूद हो सकती है, पर आखिर उसे यहाँ क्यों दफनाया गया होगा। इस सवाल के साथ वो वहाँ आगे बढ़ने लगता है। वो अब उस रास्ते पर पहुँच गया था जहाँ पुनर्जन्म के 6 पाथ की हेवनली आर्ट को स्टोर किया गया था। इस रास्ते पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिससे शियाओ को आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उसने अपने थंडर एम्परर आर्मर को भी एक्टिवेट किया होता है। शियाओ को एहसास होता है कि ओरा इतना फियर्स है कि आसानी से एक एल्डर को भी फाड़ कर रख सकता है। इसका किलिंग इंटेंट नेक्स्ट लेवल है। अगर मेरे पास ये 10,000 स्पीड डायग्राम और थंडर एम्परर आर्मर नहीं होता तो मैं अभी तक मास के एक लोथड़े में बदल गया होता। अब फाइनली वो उन स्टेचू के सेंटर में पहुंच गया था, जिससे उस पर प्रेशर पड़ना बंद हो गया। इसीलिए वो अपने 10,000 स्पीड डायग्राम को वापस रख लेता है। वहाँ 6 अलग अलग लोगों के स्टेचू थे और सभी अलग अलग एरा के थे। शियाओ सोचता है कि क्या ये 6 ग्रेट एम्परर्स हो सकते हैं और वो अपने डिवाइन आई की मदद से चेक करता है और अपने पास मौजूद 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल टेक्निक के टुकड़े को बाहर निकालता है। इस पर 6 पाथ के हिसाब से संस्कृत के भी 6 अक्षर लिखे हुए थे, जो असुर, स्वर्ग, लोग, नरक, भूखा और पशु थे। ये 6 पाथ को दर्शाते थे और अब 6 हेवनली किंग स्टेचू की एनर्जी भी उसमें समाहित होने लगती है, जिससे शियाओ एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया, जहाँ वो उन हेवनली किंग के कंकालों को देख पा रहा था और अब वो कंकाल शियाओ को घेर लेते हैं और उसके अंदर समाने लगता है। इससे शियाओ को रीइंकार्नेशन के 6 पाथ का ज्ञान हो रहा था। शियाओ के पीछे रीइंकार्नेशन पाथ चक्र एक्टिवेट हो चुका था, यानी वो हेवनली किंग अपने पावर से सेलेस्टियल टेक्निक का प्रदर्शन शियाओ के सामने कर रहे थे। शियाओ ध्यान लगाकर समझने लग गया था और उसे एहसास होता है कि वास्तव में उसके पास जो बिस्ट स्किन है वो 6 पाथ के रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल टेक्निक का एक हिस्सा था। शियाओ अब 6 पाथ रीइंकार्नेशन के प्रारंभिक मेथड को समझ रहा होता है, पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। ये पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शियाओ इसे सहन नहीं कर पा रहा था और उसके अंदर जो स्केलेटन समाये थे वो ही अब शियाओ की बॉडी को नोचना शुरू कर देते हैं, जिससे वो गहराई में डूबता जा रहा था। अब वो होश में आ गया, पर इस तेज दर्द से उसके मुंह से खून निकल आता है। शियाओ सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त स्क्रिप्चर नहीं है और फिर भी मैं इस 6 पाथ रीइंकार्नेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी वजह से इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाया और शियाओ स्टेचू के सुप्रीम फिगर को देखकर हैरान हुआ कि आखिर इनके जैसे महान सुप्रीम किंग भी मौत से नहीं बच पाए। तभी उसे एक स्टेचू में अपने सिन ब्लड मार्क नजर आता है, जिससे वो हैरान रह गया और सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे सिस्टर हो। और अब उसमें से तेज एनर्जी निकलने लगी थी, जिनमें शियाओ की इमेज थी और वो मूल इंपीरियस पास के पुराने सीन देखते हैं। शियाओ समझ जाता है कि एशियन सिटी है और ये सभी जो स्टेचू मौजूद है ये इस एशियन सिटी के ही 7 किंग हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस इंपिरियल सिटी की हिफाजत की।
थी, पर फिर भी अब सिन ब्लड को काफी नीची नजरों से देखा जाता था। शियाओ अपने एंसेस्टर के इस महिमा के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और सोचता है कि आखिर हमारे सिन ब्लड के मार्ग को किसने कलंकित किया होगा और आखिर इन सब का उद्देश्य क्या है। तभी उन स्टेचू में से तेज एनर्जी वेव निकलने लगी जो शियाओ को पीछे धकेल रही थी, पर शियाओ उस जगह से जाना नहीं चाहता था और सोचता है कि अगर अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो मैं यहाँ से सिक्स से बाद रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल टेक्निक को तो हासिल करके रहूंगा। और उसे याद आता है कि जब वो सिन ब्लड के एक किंग से मिला था तो उन्होंने उसे सिन ब्लड मार्क की वजह से ही पहचाना था। इसीलिए शियाओ अब अपने सिन ब्लड मार्क को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि एंसेस्टर मैं आपका ही वंशज हूँ और मुझे सिर्फ आपकी ताकत उधार चाहिए ताकि मैं सिक्स से बाद रीइंकार्नेशन को समझ सकूं। शियाओ का सिन ब्लड मार्क जब एंसेस्टर के मार्क से टकराता है तो वहाँ सभी जगह सिन ब्लड मार्क क्रिएट हो जाता है जिसकी एनर्जी अब उस सिक्स से बाद टेक्निक के बिस्ट स्किन के अंदर समाने लगती है और शियाओ को कई सारे विजन आते हैं। इससे शियाओ को एहसास होता है कि संसार में जो भी चीजें मौजूद है उनका एक दिन अंत जरूर होगा, यहाँ तक कि धरती और आकाश भी अनंत समय के लिए नहीं है। पर अभी भी वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और वापस से उस सिक्स से बाद एशियंट सेलेस्टियल टेक्निक को समझने लग जाता है। और इस बार शियाओ के पास एंसेस्टर की एनर्जी भी मौजूद थी जिससे रीइंकार्नेशन की सिक्स से बाद की हेवन स्क्रॉल से भी मदद मिलती है जिससे वो चीजों को समझ पा रहा था। साथ ही वो रीइंकार्नेशन के सिक्स से बाद की सेकंड स्टाइल जो गोस्ट रोड पिक्चर स्क्रॉल था उसे भी देख पा रहा था। साथ ही वो सिक्स से बाद के थर्ड स्टाइल मानवता के पिक्चर को भी नजर आती है, यानी वो सिक्स से बाद के तीन स्टाइल को समझ चुका था। चौथा स्टाइल डेमोनिक बिस्ट का स्क्रॉल था जिसमें सभी बिस्ट समाये थे और पांचवा मैजिकल एलिमेंट स्क्रॉल था और सबसे आखिरी सिक्स स्टाइल एनिमल स्क्रॉल था जिसमें सभी जीव जंतु की दुनिया थी। इस तरह से सिक्स से बाद अलग अलग तरीके से बटे हुए थे और शियाओ इनके सिंपल क्लासिफिकेशन को समझ गया और इन सभी के मिलने पर ही सेलेस्टियल टेक्निक बनती थी। पर शियाओ अभी तक इसे गहराई से देख नहीं पाया था, पर वो इतना समझ गया कि ये सभी सिक्स स्टेज एक चक्र की तरह जुड़े हुए हैं और सब कुछ एक अंतहीन डोर से बंधा हुआ है। और रीइंकार्नेशन सिर्फ दूसरी बार पैदा हुई सोल तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ये अनंत काल तक एक साइकिल में से ही चलता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे पैरेलल वर्ल्ड मौजूद है जिससे सभी चीजों के वेरिएंट्स हैं। और अब शियाओ के अंदर इस सिक्स से बाद की एनर्जी समाहित होने लगती है जिससे अब वो रीइंकार्नेशन सिक्स से बाद के स्टार्टिंग स्टेज को पूरा कर चुका था, जिसके लिए वो अपने एंसेस्टर को थैंक्स कहता है। और अब इस ताइचुएशन माइंड को छोड़ने का वक्त आ गया था, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। पर उसे पता था कि एल्डर कैटफिश उसका इंतजार कर रहा होगा और वो सभी लोग जो उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं वो भी मौके की तलाश में होंगे, इसीलिए वो अपने रूप को बदल लेता है ताकि वो परेशानी से बच सके। साथ ही वो इस तरह से लोगों की नजरों में नहीं आएगा। तभी उस जगह से गुलामों से एक भरी हुई शिप वुलियांग टियन की तरफ जा रही थी। शियाओ को भी तियानशिन एकेडमी में पहुंचना था, इसीलिए वो भी उसमें सवार हो जाता है। एल्डर कैटफिश अभी भी शियाओ का इंतजार कर रहा था और सोचता है कि इस ताइचू एशियन माइन में काफी तेज उतार चढ़ाव हुए, क्या वो लड़का अभी भी बचा हुआ होगा। शियाओ भी सोचता है कि वांग फैमिली के इस एल्डर ने मुझ पर जो इम्प्रिंट छोड़ा था, अगर मैंने उससे जबरन हटाने की कोशिश की तो शायद इससे मेरी प्रीमोडियल स्पिरिट डैमेज हो सकती है और मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। पर अगर मैं उस मार्ग को हटाना चाहता हूँ तो मुझे एकेडमी में मौजूद वांग फैमिली की उस यंग लेडी वांगशी को पकड़ना होगा और उसकी मदद से इस मसले को हल करना चाहिए। इस तरह से मेरी परेशानी भी कम हो जाएगी। अब हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे सर्वेंट अब तियानशिन एकेडमी के एंट्रेंस पर पहुँच गए होते हैं। शियाओ भी वहाँ पहुँच गया था और सोच रहा था कि मैं सिर्फ कुछ महीने ही इस तियानशिन एकेडमी में आने से लेट हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ पहले से मौजूद लोगों की कल्टिवेशन मुझसे ज्यादा नहीं बड़ी होगी और मैं जल्द ही उन्हें पकड़ लूंगा। तभी वहाँ मौजूद एक सर्वेंट गर्ल ये लुइंग कहती है कि तियानशिन एकेडमी में मौजूद कई सारे सर्वेंट ने इस्तीफा दे दिया है, पर अफसोस की बात है कि सर्वेंट के लिए काफी कम पोजीशन है। तो एक लड़का बोलता है कि हमारे लिए काफी अच्छा अवसर है क्योंकि आज कुछ को डिसेबल यहाँ आएंगे और वो हम में से किसी को अपने बेटर सर्वेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे, जिससे इस तियानशिन एकेडमी में हम भी प्रवेश कर पाएंगे। तभी वहाँ एक तेज एनर्जी के साथ मुंतु आ जाता है जो तियानशिन एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ वॉर होता है और उसकी पावर गॉड लेवल में थी। वो अपने लिए एक सर्वेंट को सिलेक्ट करने आया था। साथ ही प्रिंसेस बियान यू भी आई होती है। साथ ही अब फेंग जिंगटियन भी वहाँ आ जाता है जो विंड ट्राइब का मेंबर होता है। ये लुई उन्हें देखकर काफी खुश हुई कहती है कि मुंतु प्रिंसेस बियान यू और विंड क्लेन के फेंग जिंगटियन वाकई खुद यहाँ अपने लिए बेटर सर्वेंट को चुनने के
लिए आए हैं, ये काफी अच्छी बात है। शियाओ को याद आता है कि ये फेंग जिंगटियन वही है जो मुझे 10 सालों तक गुलामों की तरह कैद रखना चाहता था। आखिर ये विंड कबीले का मेंबर है। सबसे पहले मुनतुओ उनमें से एक सर्वेंट को सिलेक्ट करता है जो और कोई नहीं बल्कि ये लुइंग होती है। ये लुइंग काफी खुश हो जाती है। प्रिंसेस बियान्यू कहती है कि मुझे एक एशियन बीस्ट माउंट की जरूरत है, क्या यहाँ कोई है जो मेरी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता हो। तभी वहाँ मौजूद ओकुन जो व्हाइट टाइगर क्लेन का मेंबर था, वो व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अंगड़ाइयां लेने लगता है, जिससे बियान्यू काफी खुश होती है और उसे वो पसंद आ गया, इसीलिए वो उसे सिलेक्ट कर लेती है। बियान्यू उसके पास आ जाता है। वहाँ मौजूद दो को डिसेबल बातें करते हैं कि ये तीनों वाकई ग्रेट फैमिली होने की वजह से काफी चालाक है, जो एक जंगली बिस्ट को भी अपनी सेवा के लिए तैयार कर लिया। अब वहाँ पर वांग फैमिली की वांग शी भी आ जाती है। सभी लोग उन्हें देखकर खुश हुए कि वाकई जैसी कहानियां हैं। मिस वांग शी काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये हमें अपना बेटल सर्वेंट बनाती है तो फिर हमें मरने से भी कोई पछतावा नहीं होगा। बियान्यू ये सुनकर काफी जेलस फील करती है। वांग शी को अपने लिए सर्वेंट चुनना था और वो शियाओ की तरफ फिंगर पॉइंट करती हुई कहती है कि मैं तुम्हें चुनती हूँ, पर शियाओ मना कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।